Good afternoon to all of you. In this lecture, we will discuss about the last topic of this chapter is Bayes theorem. So before we start, let's see some basic. मतलब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसके बाद ही आप बेस थ्योरम को समझ पाओगे क्योंकि बोथ आर रिलेटेड. दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट हो रहा है यहाँ पर. So Bayes theorem. So in the discussion of conditional probability, we indicated that revising probabilities when new information is obtained is an important phase of probability analysis. Often we begin the analysis with initial or prior probability estimates for specific event of the interest. Then from source such as sample, spatial report, or a product test, we obtain additional information about the event. So given this new information, we update the prior probability values by calculating revised probabilities referred to as posterior probability, which is known as Bayes theorem. यानी कि एक्चुअली है क्या, पहले एक सिंपल प्रोबेबिलिटी थी, उसके बाद थोड़े इंफॉर्मेशन ऐड हुई. अब इंफॉर्मेशन ऐड होने के बाद जो भी अपडेटेशन हुआ, अपडेट फॉर्म जो हुआ, उसके बेस पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, वो जो है वो पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटीज यानी कि होने वाली है. पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटीज जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. सो बेस थ्योरम बहुत ही सिंपल है, इसका फॉर्मूला भी सिंपल है. पहले आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी होगी, उसके बाद एक न्यू इंफॉर्मेशन ऐड होगी, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम यूज करेंगे एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली ये टॉपिक जो है उसके लिए थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए. अब तक जो हमने पढ़ा स्पेशली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्लियर आपका होना चाहिए. समझ लेते पहले से स्टार्ट करते कि प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें कौन कौन सा अपडेट आया, हमने बेस थ्योरम किस तरह यूज किया और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड की. सो यू कैन से देयर आर बेसिकली 4 स्टेप, लेकिन हम स्टेप 1 स्टेप 2 उस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, रेंडमली ही यहाँ पर चले गए हम. बेस थ्योरम जो है बेसिकली यहाँ पर एक आपको प्रॉब्लम दिया है. देखो मैं आप चाहूँ तो ये सिंपल ये वाला जो फॉर्मूला जो है ये मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इसको हम समझ सकते हैं कि ये बेस थ्योरम है क्या. लेकिन इसको समझने के लिए अगर थ्योरम का यूज करें हम तो हमारे लिए बेनिफिट है कि हम उसको अच्छी तरह से विजुलाइज कर पाएंगे. सपोज कि एक कंसीडर अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म दैट रिसीव
A shipment of parts from two different suppliers. Let A1 denote the event that a part is from supplier 1 and A2 indicate from supplier 2. Currently, 65% of the parts purchased by the company are from supplier 1 and remaining 35 from the supplier 2. So यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग फर्म के बारे में यहाँ पर आपको एक दिया है सप्लायर के बारे में। A1 जो है वो सप्लायर 1 है, A2 जो है वो सप्लायर 2 है। 65% पार्ट्स जो है टोटल पार्ट्स का वो A1 ने A1 से मतलब परचेज किया है, दूसरा वाला A2 से किया है। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पहले, P of A1 is equal to 0.65 एंड P of A2 is equal to 0.35, क्योंकि हमें पता है कि समेशन जो है वो 1 होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटीज को हम परसेंटेज को इस तरह कन्वर्ट कर देंगे, 65% को 0.65 एंड 35% को 0.35। चलो अभी ये प्रायर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अभी इसके अंदर क्या कौन कौन सा चेंज है वो पहले देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ परचेस पार्ट्स वेरीज विथ द सोर्स ऑफ सप्लाई। हिस्टोरिकल डेटा जो है एक ग्राफ में दिया है। If we let G denote the event that a part is good and B denote the event that a part is bad, the information table 4.6 provide the following data. चलो ये अभी अब पहले हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी देख ली। अभी दूसरा स्टेप जो है वो क्या है कि हमें यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी है कि सप्लायर 1 में से जो हमने पार्ट्स खरीदे थे 65%, उसका 98% जो है वो पार्ट्स अच्छे हैं, 2% पार्ट्स जो है वो खराब है यानी कि डिफेक्टिव यानी कि बैड है। सप्लायर 2 से जितना भी हमने परचेस किया उसमें 95% जो है वो गुड पार्ट्स है एंड 5% जो है वो क्या हो गया हमारा बैड पार्ट्स। सो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से लिखी जाए, तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी हमें कौन सा दिया है A1, जो ऑलरेडी इवेंट अकर है वो A1 और ये रहा हमारे पास G यानी कि गुड पार्ट्स। सो ये हो जाएगा हमारा 0.98 0.98। उसी तरह यहाँ पर A2 का कौन सा आएगा, इट विल बी 0.96। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड पार्ट्स। सो ये लिखना पहले आपको आना चाहिए कि ये किस तरह हमने लिखा है। एक मिनट, यहाँ पर आएगा 95, क्योंकि यहाँ पर आपको 95 दिया गया है। सो दिस वन इज 95। ठीक है। सप्लायर 1 था उसका हमने निकाला गुड पार्ट, सप्लायर 2 का हमने निकाला यहाँ पर उसका भी गुड पार्ट। अभी यहाँ पर आएगा परसेंटेज ऑफ बैड पार्ट, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा P ऑफ बी और A1 की बी यानी बैड और A1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी 0.02। उसके बाद यहाँ पर होगी सप्लायर 2 की प्रोबेबिलिटी। सो अभी मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर। सो हमने यहाँ पर यूज की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो ये रही हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। A1 दिया गया था फॉर गुड विच इज 0.98, A2 दिया गया था फॉर गुड पार्ट विच इज ऑल्सो 0.95, A1 दिया गया था फॉर बैड पार्ट विच इज 0.02 एंड फॉर बैड पार्ट फॉर A2 सप्लायर विच इज 0.05। यहाँ तक सबका लॉजिक क्लियर हो चुका है कि किस तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसको आइडेंटिफाई करके लिखना है। इतना समझ आए सबको? यस सर। ओके, बाकी के लोग क्या सो रहे हैं यहाँ पर? नो सर। ओके, मतलब जाग रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ तक सेकंड स्टेप तक समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पर यूज होगा, लेकिन थोड़ा हम डीप में जाए तो अच्छा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने इवेंट के बेस पे जो लिखा था, विच इज दिस वन इज conditional probability. Whenever event B is already occurred and we talking about A, then intersection of AB and probability B, intersection of both the event divide by probability of B. So इसका यूज यहाँ पर हम थोड़ा सा करेंगे कि यहाँ पर इसका यूज क्या है। So let's see. देखो ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि वर्बली जो प्रॉब्लम है वो भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब एक ट्री डायग्राम दिया है। ट्री डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द फर्म रिसीविंग अ पार्ट फ्रॉम वन सप्लायर। सो पहले ट्री डायग्राम है क्या, यहाँ पर ध्यान से देखो। पहले मैं ये समझा देता हूँ, उसके बाद उसका मीनिंग जो है देखेंगे। हमारे पास दो सप्लायर है, तो ये हो गया प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब दोनों सप्लायर में पहला जो A1 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो गुड पार्ट हो गए या तो बैड पार्ट्स उसके अंदर से निकलेंगे। A2 के लिए भी क्या होगा, गुड पार्ट्स भी हो सकते हैं, बैड पार्ट भी हो सकते हैं, और यहाँ पर दिए भी है। सो ये जो प्रोबेबिलिटी जो है A1 एंड G, वो यहाँ पर डिनोट होगा A1 G से, ये डिनोट होगा A2 G से, दिस वन इज सॉरी A1 B से, दिस वन इज A2 G एंड दिस वन इज A2 B। यानी कि this one is what, good parts of A1, bad parts of A1, good parts of A2 and bad parts of A2। ठीक है, ये ट्री डायग्राम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर भी लिया है, यहाँ पर सब कुछ वापस से रिपीट हो रहा है। हमने वो अच्छी तरह से एग्जाम्पल में डिस्कस कर भी लिया था। सो अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद कौन सा माहौल है वो देख लेते हैं। सो ट्री डायग्राम भी हमने देख लिया कि क्या है वो। We see that four experimental outcomes are possible. Two correspond to the part being good and two correspond to the part of the bad. वो हमने देख लिया। Each of the experimental outcomes is the intersection of the two events. So we can use the multiplication rule to compute the probability. यानी कि हमने अभी जो ट्री डायग्राम में फाइंड किया था A1 G, A1 G जो है उसका मैथमेटिकल नोटेशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन G। और अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A1 इंटू P ऑफ G डिवाइड बाय A1। यानी कि P ऑफ A1 इंटू P ऑफ प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिटवीन G एंड A1। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी A1 G, उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन क्या है वो हमने यहाँ पर एक लिखा है, क्योंकि इसके ये समझ आएगा तो इसके बाद वाला भी इससे रिलेटेड है। सो ये हमने सिंपल यहाँ पर लिख दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने लिखा है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि A1 G हो गया, उसके रिलेटेड सारे के सारे जो बाकी के तीन थे वो भी हम लिख सकते हैं। The process of computing these joint probabilities can be depicted in what is called a probability tree. From left to right through the tree, the probability of each branch, step 1 is मैंने अभी बोला prior probability, and the probability for each branch at step 2 which is conditional probability। ये क्या हो जाएगी यहाँ पर स्टेप 2, यानी कि यहाँ पर या क्या हो जाएगी A1 G, ये वगैरह क्या हो जाएगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टेप 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसलिए हमने यहाँ पर उसका फॉर्मूला उसकी तरह लिखा। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच एक्सपेरिमेंटल आउटकम, वी सिंपली मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी, जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर।
Suppose now that the parts from the two supplier are used in the firm's manufacturing process and that a machine break down because it attempts to process a bad part. Given the information that the part is bad, what is the probability that it came from supplier 1? It came from supplier 1, and what is the probability that it came from supplier 2? With the information in a probability figure, Bayes theorem can be used to answer of these questions. चलो अभी थोड़ा मैथमेटिकल देख लेते हैं, उसके बाद में डिस्कस करूंगा. सो P ऑफ A1 जो हमने लिखा था, ये सिर्फ एक ध्यान लिख लेना, मतलब देख लेना. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 फाइंड किया, वो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिटवीन G एंड A1, B एंड A1, G एंड A2, B एंड A2. 0.98 हमें दिया था, मतलब जो मैंने टेबल अभी डिस्कस किया था वो 0.02 है, 0.95 है, 0.05 है. सो अभी यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की, ये वाला फॉर्मूला जो था हमने लगाया, तो यहाँ पर आ गया 0.6370, ये हो गया 0.130, 0.3325, 0.175. अब तक जो हमने डिस्कस किया वो सारा का सारा इस टेबल के अंदर आपको मिल जाएगा. और ये किस तरह से हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.65 इंटू 0.98, तो क्या हो गया? 0.6370. सो अब तक जो हमने डिस्कस किया उसका मैथमेटिकल नोटेशन ये है. ठीक है, यहां तक बस क्लियर होना चाहिए. सिंपल यहां पर एक ट्री के अंदर आपको दिया है. अभी उन लोगों ने क्या बोला कि सपोज नाउ दैट द पार्ट्स फ्रॉम द टू सप्लायर आर यूज्ड इन अ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and that a machine breaks down because it attempts to process a bad part. Given the information, what is the probability that it came from supplier? यानी कि उन लोगों ने क्या बोला कि मशीन जो है उन लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि बार बार ये बोल सकते हैं कि बैड पार्ट की वजह से. तो अभी प्रोबेबिलिटी कौन सी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम सप्लायर 1 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम सप्लायर 2. यानी कि यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि बैड पार्ट्स जो है, बैड पार्ट्स जो है मतलब बैड जो पार्ट्स है जो डिफेक्टिव है, वो सप्लायर, बैड पार्ट्स जो है वो सप्लायर 1 में से आए उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड बैड पार्ट्स जो है, बैड पार्ट्स जो है वो सप्लायर 2 में से आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी. अब यूज होगा यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस थ्योरम. मेरी बात समझे यहां तक? एवरीवन क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं कि चलो मशीन वगैरह जो भी उन लोग का इश्यू था वो हो गया. अभी मुझे ये बताओ कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें ये फाइंड करके दो कि A1 में से बैड पार्ट हो उतनी प्रोबेबिलिटी एंड A2 में से बैड पार्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. सो यहाँ पर जो है यूज होगा आपका कॉन्सेप्ट बेस थ्योरम वाला. सो हमें ये तो पता है कि हमें बैड पार्ट्स काउंट करना है, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहले ये काउंट कर लेते कि प्रोबेबिलिटी टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वी नो दैट इवेंट बी कैन अकर ओनली 2 स्टेप. जाहिर सी बात है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर काउंट किस तरह होगी, क्योंकि आपके पास बेड पार्ट आप काउंट करने वाले, ठीक है. सो बेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सो उसका फॉर्मूला है यहाँ पर बेड पार्ट, यानी कि ये वाला, ये बेड पार्ट है. देखो यहाँ पर A1 में से बेड पार्ट, A2 में से डिफेक्टिव पार्ट. सो इन दोनों का क्या करना है, हमें पहले समेशन करना है. ये किस तरह फॉर्मूला बन रहा है वो टेक्निक दी है आपको. यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? फॉर बेड पार्ट. सो यहाँ पर आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन. अभी दोनों का जो इंटरसेक्शन है वहां पर हमने क्या लगा दिया? वहां पर लगा दिया हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये, और इसका फॉर्मूला क्या है ये.
सो अल्टीमेटली आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या होगा कि अगर आपको बेड पार्ट्स काउंट करने हैं A1 में से, ध्यान से सुनना, अगर आपको बेड पार्ट काउंट करने हैं A1 में से तो आपको पहले यहां पर लिखना पड़ेगा फॉर्मूला इंटरसेक्शन का P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिटवीन B एंड A1 एंड डिवाइड बाय आपके पास जितने भी एलिमेंट है उन सब का क्या करना है, समेशन करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, समेशन करना है। यानी कि A1 है तो A1 का पूरा फॉर्मूला, A2 है तो A2 का, A3 है अगर आपके पास तीसरा पार्ट भी है तो तीसरे का भी फॉर्मूले का समेशन करना पड़ेगा। सो ये आपको एक्यूरेट आंसर देगा। सो दिस वन इज फॉर A1, दिस वन इज फॉर A2। अभी हमने हमारा फॉर्मूला हमें क्या फाइंड करना था, बेड पार्ट्स फ्रॉम A1। सो बेड पार्ट्स ऑलरेडी अकर्ड है, A1 के लिए हम फाइंड करने वाले हैं तो उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, डिवाइड बाय A1 डिवाइड बाय A2। इन सब की प्रोबेबिलिटी जो भी थी हमारे पास फाइंड की हुई टेबल में से वो हमने लिख दी। सो अल्टीमेटली सॉल्यूशन आया हमारा 0.4262, 0.4262 एंड सेकंड वन इज 0.5738, 0.5738। So this one is Bayes theorem। अब तक क्या था कि बैड पार्ट और गुड पार्ट इवेंट में से काउंट करते थे, कि आपको इवेंट दी गई थी, मेरी बात समझ रहे हो, आपको इवेंट दी गई थी और आप लोग काउंट कर रहे थे बैड एंड गुड। अभी आपको बैड एंड गुड दिया गया है, आपको काउंट करना है इवेंट, किस इवेंट के लिए बैड पार्ट है, किस इवेंट के लिए गुड पार्ट है, किसके लिए डिफेक्टिव नहीं है वगैरह। सो अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा हो चुका है, इसलिए आपका फॉर्मूला जो है इतना लेंदी है। सो मेरे क्या मतलब क्या है, इसको इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो भी काउंट करते हैं उसका यहाँ पर लिख दो और बाकी सबका समेशन। A1 कर रहे हो तो A1 से लेके AN भी कर रहे हो तो AN यहाँ पर रखो, बाकी नीचे सबका समेशन। सो दिस वन इज बेस थियरम। सो यहाँ पर ध्यान से फाइनली मैं समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास इवेंट थी A1 एंड A2, आपको प्रायर प्रोबेबिलिटी दी गई थी यहाँ पर 0.065, ये रहा 0.35। ये हमने कहाँ से निकाली थी, जो हमें दिया गया था 0.98 0.95 उसमें से हमने निकाली। ये दोनों का इंटरसेक्शन जो है, दोनों का इंटरसेक्शन हमने किया था, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आया। अभी हमने जो हमें जो काउंट करना था ये क्या रहा, बिटवीन B एंड A1, और ये क्या है, बिटवीन A1 एंड B एंड A2 एंड B। So this one is your final solution. Make sure your summation is not more than 1, your summation is equal to 1। ठीक है। सो हमारे सारे के सारे रूल्स जो थे वो चेक भी हो चुके हैं, मैक्सिमम फाइंड करने की प्रोबेबिलिटीज थी वो भी हमने काउंट कर दी। सही सिंपल सा टॉपिक है, हाँ थोड़ा लेंदी है इसको समझना, आप इसको एक दो बार रिवाइज करोगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तभी आप इसको समझ सकते हो। एवरीवन क्लियर? सो अभी आपको ये पूरा Yes. एग्जाम्पल आपको लिखना है, मतलब बेसिक वगैरह तो आप PDF में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं जितना बोलूँ आपको बस आपको उतना लिखना है। पहले जो है यहाँ से शुरू कर दो, क्योंकि मैं मेनली होता क्या है, काफी लोगों को बेस 95% बेस थियरम में प्रॉब्लम करते हैं। से पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखो, उसके बाद में जिस तरह से बोलो उस तरह एग्जाम्पल को लिखना।
लिख लिया सबने? ये वाला टेबल लिख लो। Write down the conditional probabilities. So अब ये वाला जो ट्री जो है इसको ड्रॉ कर दो रफली। और कल एक चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इस बार का ट्यूटोरियल मेरे ख्याल से थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि काफी एग्जांपल्स जो है उसको कवर करना है। लास्ट ट्यूटोरियल सबका कंप्लीट हो चुका है? यस सर। एक काम करो, अभी सभी लोग जो है अपना कैमरास जो है फ्रंट कैमरास उसको ऑन करो, क्योंकि काफी लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सभी लोग जो है अपने कैमरास को ऑन करो और सभी को यहाँ पर लिखना है रोल नंबर 11, रोल नंबर 44। सोना नहीं है, सोते सोते नहीं पढ़ना है। जैसे ही नंबर बोला वैसे ही उठ गई तुम्हें। रोल नंबर 11 कहाँ पर हो?
कहाँ पर लिखा है रोल नंबर 11? हाँ लिखा है क्या, कुछ लिखा है क्या? नहीं सर। इसलिए तो मैंने बोला। उसके बाद रोल नंबर 6। टीवी देख रहे हो क्या? रोल नंबर 6। यस सर। लिख रहे हो कि नहीं? चलो लिखो जल्दी से। रोल नंबर 46। बाल बना लिए? हैं? उसके बाद आप झूले पे बैठे हो फिर भी लिख सकते हो। रोल नंबर 29 लखाई क्यों? સર હું મારા ઘરે નથી હું મેં નથી લખ્યું આજે. अच्छा, अमरनाथ। अरे सर मैं तो ट्यूटोरियल भी नहीं लिखता, क्या ये थोड़ी लिखूंगा। नहीं अमरनाथ। सर, एक बाकी है। नहीं, मैंने झूठ बोला क्या? अरे सर आप तो ये लिखने की, नहीं सर। मैं तो ट्यूटोरियल भी नहीं लिखता सर। नहीं सर, ऑफिस पे हूँ। अच्छा, चलो अभी बाकी के लोगों को अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। चलो ट्री ड्रॉ कर लिया। ये सिर्फ एक लाइन ट्री के नीचे लिख दो। ये वाली लाइन पूरी लिख दो ट्री के नीचे। ये पैराग्राफ लिखना है क्योंकि यही से शुरू होगा आपका बेस थ्योरम। ये पैराग्राफ 3 लाइन लिखो अभी। उसके बाद जो है मैं बोलूँ वो लिखना है। देखो ये प्रॉब्लम को ये मैं लिखवा क्यों रहा हूँ पता आप, इस बार मैं स्क्रीनशॉट का इसलिए मैं ना बोल रहा हूँ क्योंकि वरना समझ नहीं आएगा आपको। आप लिखोगे तभी आपको समझ आएगा कि कौन कौन से स्टेप पे कहाँ कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ कहाँ पे आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। सो बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन है पूरा का पूरा। हाउ टू सॉल्व दी वर्बल प्रॉब्लम्स। मेनली वर्बल प्रॉब्लम्स जो है उसको सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली डेटा नहीं मिलेगा कि पी ऑफ ए है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 9 0.9, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 वगैरह। आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। और ट्यूटोरियल जो है मैंने देखा है काफी लोग बहुत अच्छी तरह से सोल्व किया है, बहुत अच्छा सोल्व किया काफी लोगों ने। क्योंकि अब क्या है कि एक टेक्निक एक मेथड डेवलप हो चुकी है। और मैंने काफी ट्यूटोरियल्स चेक भी किए, बहुत कम है हमारे क्लास में 5 से 6 लोग ही है उस तरह से जिन लोगों ने अच्छी तरह से सोल्व नहीं किया है, डायरेक्टली कॉपी किया है। क्योंकि आप जब कॉपी करते हो तब जब लाइन खत्म होती है तभी जिसमें से कॉपी कर रहे हो उसकी लाइन खत्म हुई तो आपकी भी लाइन वहीं पे खत्म हो जाएगी इनडायरेक्टली।
उसमें दिमाग यूज नहीं होता। तो ऐसे काफी लोग हैं जिन लोगों ने वो किया है उस तरीके से। अब वो फुल स्टॉप रखेगा तो जो कॉपी कर रहा है वो भी फुल स्टॉप रख रहा है। वो तो अच्छा है कि नाम सेम नहीं लिखते, वरना रोल नंबर भी सेम लिख दे। ओह, and this line, what is the probability that it came from supplier to? इस लाइन को लिखने के बाद अब तक जो हमारे पास डेटा है वो ये है। तो आप चाहे तो वो उस ट्री के अंदर भी इस डेटा को लिख सकते हो, या फिर आप अलग से भी बना सकते हो। कि देर आर टू चॉइसेस। अगर आपको उसके अंदर उसी ट्री के अंदर लिखना है फिर भी नो प्रॉब्लम, और अलग से बना के लिखना है कि अपडेट होके क्या हुआ, सो आप ये उसको भी आप ये भी लिख सकते हो।
राइट डाउन लेटिंग बी से लेके यहाँ तक इक्वेशन नंबर 4.15। चलो अभी यहाँ से जो स्क्रीन के ऊपर जो है उसका अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट शुरू कर दो। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद ये रहा हमारा सॉल्यूशन। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड दिस वन इज फॉर्मूला। इसका भी स्क्रीनशॉट जो है बेस थ्योरम का ले लो। 4 पॉइंट इक्वेशन 4.19। and this one also. Okay, so you can leave now. Attendance हो चुकी है आप सबकी।